जय हिंद दोस्तों, रक्षित कन्ना के चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपके लिए 3 नई जानकारियां लेकर आया हूं। मैं आपके लिए 3 नए लेटर लेकर आया हूं जो मैं आपको समझाऊंगा। ये तीनों लेटर अभी के लेटर हैं, लेटेस्ट लेटर है। सबसे पहला लेटर मैं आपको समझाऊंगा रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी का, जो लिखा गया है 31 मई 2026 को। और ये लेटर लिखा है रक्षा मंत्री ने मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट। जी हाँ दोस्तों, पार्लियामेंट के एक सदस्य हैं सुश्री महुआ मोइत्रा जी, इनको ये लेटर लिखा है। ये लेटर संबंधित है रिमूव इनकम टैक्स एग्जेम्पशन ऑन डिसेबिलिटी पेंशन फॉर इन सर्विस इंजर्ड आर्म फोर्स पर्सनल। जी हाँ दोस्तों, जो पूर्व सैनिक हैं, जो जवान हैं, जो इन सर्विस इंजर्ड हुए हैं, जो डिसेबिलिटी पेंशन पा रहे हैं, मेडिकल की पेंशन पा रहे हैं, टोटल डिसेबिलिटी पेंशन पा रहे हैं, तो उस पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। जी हाँ दोस्तों, काफी इंपॉर्टेंट ये लेटर जारी करा है रक्षा मंत्री जी ने। एक जवाब दिया है। क्या है पूरा लेटर, आगे समझाऊंगा विस्तार से। यानी जवानों की, पूर्व सैनिकों की डिसेबिलिटी पेंशन पर टैक्स माफी को लेकर ये लेटर लिखा है। क्या है पूरा लेटर, आगे समझाऊंगा। फिर दोस्तों, एक और लेटर मैं आपको समझाऊंगा, और ये लेटर है डीओपीटी का, भारत सरकार का, 20 जून 2026 का। जी हाँ दोस्तों, ये लेटर लिखा है सेंट्रल विजिलेंस कमीशन को, एक्सटेंशन ऑफ सेंट्रल डेपुटेशन टेन्योर ऑफ श्री अजय कुमार वर्मा, डायरेक्टर इन सेंट्रल कमीशन। जी हाँ दोस्तों, अभी 8 सीपीसी पर नियुक्तियां का काम खत्म नहीं हुआ भारत सरकार का। लगातार टेन्योर की सीमा बढ़ाई जा रही है। लगातार डायरेक्टर, अंडर सेक्रेटरी अभी भी नियुक्त करे जा रहे हैं 8 सीपीसी के लिए। ऐसे दोस्तों, पे कमीशन के लिए अजय कुमार वर्मा जी का जो टेन्योर पीरियड है उसको बढ़ाने के संबंध में यह लेटर लिखा गया है। यानी 8 सीपीसी पर जो नियुक्तियां करी जा रही हैं वो अभी पूरी नहीं हुई है। लगातार लेटर जारी करे जा रहे हैं भारत सरकार की तरफ से। और दोस्तों, इस लेटर के संबंध में एक और चीज समझ में आई है कि जो टेन्योर बढ़ाया गया है वो बढ़ा दिया है 2027 तक का इन अधिकारियों का। तो इसका मतलब है कि 2027 के आसपास ही हमें 8th पे कमीशन मिल पाएगा। इसकी भी जानकारी मैं आपको दूंगा ये लेटर समझा के। काफी इंपॉर्टेंट ये लेटर है। फिर दोस्तों, एक और लेटर मैं आपको समझाऊंगा, और ये लेटर है मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर का। इंपॉर्टेंट है, सीजीएचएस से संबंधित, जो सीजीएचएस के बेनिफिशियरी हैं उनसे संबंधित है। साथ ही साथ दोस्तों, इसकी कॉपी डायरेक्टर ईएचएस को भी कर रखी है। जी हाँ दोस्तों, अब क्या है ये पूरा लेटर, इसकी जानकारी मैं आपको दूंगा। जो मेडिकल की सुविधाएं ले रहे हैं पेंशनर्स सीजीएचएस के अंडर, उससे संबंधित ये जानकारी है। जिन पेंशनर की एज 80 साल या फिर 80 साल से ऊपर है, मेडिकल से जुड़ी एक जानकारी दी है यहाँ पे इस लेटर के रूप में, जो मैं आपको समझाऊंगा। तो दोस्तों, बस यही 3 लेटर है जिसकी जानकारी मैं आपको दूंगा, इसलिए इस वीडियो को आप शुरू से लेकर आखिरी तक देखिएगा। अगर आप पहली बार मेरा वीडियो देख रहे हैं या फिर चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आपको सही जानकारियां, ऑथेंटिक जानकारियां मिल सके। और लास्ट में वीडियो देखने के बाद वीडियो को शेयर, लाइक और हाइप भी कर दीजिएगा। चलते हैं दोस्तों, अब जानकारियों में आगे बढ़ते हैं। सबसे पहली जानकारी मैं आपको दे रहा हूं रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी का एक लेटर मैं आपको समझा रहा हूं 31 मई 2026 का। और ये लेटर लिखा है मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट। जी हाँ दोस्तों, पार्लियामेंट के एक सदस्य हैं सुश्री महुआ मोइत्रा जी, इनको ये लेटर लिखा है। इंग्लिश में लेटर है, लेकिन मैं आपको हिंदी में समझाऊंगा ताकि आप बेहतर तरीके से समझ पाए। अब दोस्तों देखिए इस लेटर में क्या लिखा है। कृपया लोकसभा में नियम 377 के तहत आपके द्वारा उठाए गए मामले का संदर्भ ले। जी हाँ दोस्तों, पार्लियामेंट के एक सदस्य हैं, इनके द्वारा एक पहले लेटर लिखा गया था राजनाथ सिंह जी को, तो उसी का यहाँ पे जवाब दिया है रक्षा मंत्री जी ने। अब क्या लिखा है इसमें, जिसमें सेवारत घायल सशस्त्र बलों के कर्मियों के लिए विकलांगता पेंशन पर आयकर छूट को हटाने के निर्णय की समीक्षा करने की आवश्यकता के बारे में बात की गई है, लेकिन जो सेवानिवृत्ति तक ड्यूटी पर बने रहते हैं, जी हाँ दोस्तों, रिटायरमेंट तक जो ड्यूटी पर बने रहते हैं, जो हमारे जवान हैं, तो उनकी डिसेबिलिटी पेंशन पे कोई टैक्स नहीं लगाया जाए। तो दोस्तों, पहले ये लेटर भेजा गया था रक्षा मंत्री जी को, तो उसी पर यहाँ पे जवाब दिया है रक्षा मंत्री जी ने। अब यहाँ पे क्या बताया रक्षा मंत्री जी ने, मामले की जांच की गई है, ये सूचित किया गया है कि रक्षा बलों के कर्मियों को दी जाने वाली विकलांगता पेंशन पर आयकर छूट का मामला वित्त मंत्रालय के अधिकार क्षेत्र में आता है। जी हाँ दोस्तों, रक्षा मंत्री जी ने बताया
कि जो जवानों कर्मियों को दी जाने वाली विकलांगता पेंशन पर आयकर छूट का जो मामला है वो वित्त मंत्रालय के अंतर्गत आता है। यानी फैसला जो होता है वो वित्त मंत्रालय से ही होता है कि डिसेबिलिटी पेंशन पे टैक्स लिया जाएगा या फिर नहीं लिया जाएगा। अब आगे क्या लिखा है, इस मुद्दे पर उठाई गई चिंताओं को ध्यान में रखते हुए सरकार द्वारा अधिसूचित वित्त अधिनियम 2026 के नोट 12 में कहा गया है। जी हाँ दोस्तों, यहां पे रक्षा मंत्री जी ने बताया कि इसका एक नोट है, अधिनियम है 2026 का, जिसके नोट 12 में लिखा है, 12 में कहा गया है कि अधिसूचित संशोधन केंद्र सरकार द्वारा इस संबंध में अधिसूचित तिथि से या फिर उसके बाद प्रभावी होंगे। जी हाँ दोस्तों, जो नियम है वो इस संबंध में जो अधिसूचित तिथि है, यानी जब ये अधिनियम आता, अधिनियम जब जारी हुआ था तो या उसके बाद से ये प्रभावी होगा नियम। ऐसी अधिसूचना लंबित रहने तक भारतीय सशस्त्र बलों के विकलांग अधिकारियों की संपूर्ण विकलांगता पेंशन अर्थात विकलांगता घटक और सेवा घटक आयकर से मुक्त रहेगी। जी हाँ दोस्तों, इन्होंने बता दिया कि जो भारतीय सशस्त्र बलों के विकलांग अधिकारी हो गए उनमें संपूर्ण विकलांगता जो पेंशन दी जा रही है उसमें विकलांगता घटक यानी कि डिसेबिलिटी पेंशन और जो सर्विस पेंशन है टोटल मिला के उस पर आयकर नहीं लगेगा, यानी टैक्स नहीं लगेगा। जैसा आपको पता है, आप टोटल डिसेबिलिटी पेंशन लेते हैं जिसमें सर्विस एलिमेंट होता है और एक डिसेबिलिटी एलिमेंट होता है, टोटल मिला के आपकी डिसेबिलिटी पेंशन बढ़ती है। तो दोस्तों इन्होंने यहां पे बता दिया कि जो विकलांगता घटक है और जो सेवा घटक है यानी सर्विस एलिमेंट और डिसेबिलिटी एलिमेंट जो आपको टोटल दी जा रही है डिसेबिलिटी पेंशन, दोनों मिला के वो आयकर से मुक्त रहेगी जब तक दोस्तों इस अधिसूचना का नियम लंबित है। तो दोस्तों यहां पे उन्होंने साफ कह दिया कि वहां पर आपका टैक्स नहीं लगेगा टोटल डिसेबिलिटी पेंशन पे, जिस पे डिसेबिलिटी एलिमेंट है और सर्विस एलिमेंट है। और दोस्तों ये भी कब तक है, जब तक अधिसूचना लंबित रहने तक, जो अधिसूचना है जब तक वो लंबित रहेगी तब तक भारतीय सशस्त्र बलों के विकलांग अधिकारियों की संपूर्ण विकलांगता पेंशन पे, टोटल डिसेबिलिटी पेंशन पे आयकर मुक्त रहेगा, उस पे आयकर नहीं लगेगा, टैक्स नहीं लगेगा। तो दोस्तों ये लेटर था जो समझाया है यहाँ पे राजनाथ सिंह जी ने, जवाब दिया है एक पार्लियामेंट के सदस्य को। चलते हैं दोस्तों अगली जानकारी की तरफ। अब दोस्तों एक और लेटर है, ये भारत सरकार का लेटर है, डीओपीटी का लेटर है 20 जून 2026 का, और ये लेटर लिखा है सेक्रेटरी सेंट्रल कमीशन को, जिसका सब्जेक्ट है केंद्रीय सतर्कता आयोग में निदेशक श्री अजय कुमार वर्मा आईडीएससी की केंद्रीय प्रतिनियुक्ति अवधि के विस्तार के संबंध में। जी हाँ दोस्तों, जो इनका एक्सटेंशन था उसको आगे बढ़ाया है। जी हाँ दोस्तों, 8 सीपीसी में अभी भी कई नियुक्तियां करी जा रही हैं। जी हाँ दोस्तों, अभी 8 सीपीसी पर नियुक्तियों का काम खत्म नहीं हुआ है सरकार का। लगातार जो कर्मचारी हैं, अधिकारी हैं, जो नए अपॉइंट करे गए हैं, उनका टेन्योर भी आगे के लिए बढ़ाया जा रहा है और कुछ नई नियुक्तियां भी करी जा रही हैं। अब दोस्तों देखिए इस लेटर में क्या लिखा है, मुझे उपरोक्त विषय पर केंद्रीय सतर्कता आयोग के पत्र संख्या, इनका एक पुराना पत्र संख्या है 5/5/2026 का, तो उसका यहाँ पे रेफरेंस दिया है। मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति ने केंद्रीय सतर्कता आयोग के उस प्रस्ताव को मंजूरी दे दी जिसमें केंद्रीय कर्मचारी योजना के तहत केंद्रीय सतर्कता आयोग के निदेशक श्री अजय कुमार वर्मा जी को केंद्रीय प्रतिनियुक्ति अवधि को 1 जुलाई 2026 से 9 महीने आगे बढ़ाकर 1 अप्रैल 2027 तक या फिर अगले आदेश तक, जो भी पहले हो, उसको बढ़ाने का प्रस्ताव था। जी हाँ दोस्तों, इनका एक्सटेंशन पीरियड यहां पे बढ़ा दिया है। कहां तक कर दिया है? 1 अप्रैल 2027 तक। अब दोस्तों इसका मतलब है कि जो पे कमीशन है वो अपनी रिपोर्ट सरकार को अगले साल तक ही सौंप पाएगा। जी हाँ दोस्तों, जब तक इन अधिकारियों का, कर्मचारियों का कार्यकाल रहेगा तो उसी के अंतराल में पे कमीशन अपनी रिपोर्ट बना के सरकार को दे देगा। तो दोस्तों इनका जो पीरियड है वो बढ़ाया है 1 अप्रैल 2027 तक। 1 अप्रैल 2027 तक यहां पे इनका बढ़ा दिया है कार्यकाल। तो इसका मतलब है कि अगले साल तक ही हम उम्मीद कर सकते हैं कि पे कमीशन अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंपे और फिर सरकार 6 से 7 महीने में, 3 से 4 महीने में उस पर फाइनल अप्रूवल दे। तो दोस्तों कुछ अधिकारियों की या फिर जो कर्मचारी हैं उनकी नियुक्ति अभी भी करी जा रही है। ये सारे अधिकारी पोस्ट पे हैं, सारे अधिकारी पोस्ट पे हैं। तो दोस्तों कहीं ना कहीं ये सब मिलकर 8 सीपीसी पर काम करेंगे। अभी पे कमीशन पूरी तरीके से बैठा नहीं है काम करने,
अभी वो मीटिंग कर रहा है तमाम स्टेक होल्डर के साथ, सुझाव लिए जा रहे हैं, जैसे कि लखनऊ में मीटिंग है या फिर उड़ीसा में मीटिंग है, अभी जगह जगह वो मीटिंग कर रहा है। और जैसे दोस्तों सब सुझाव एकत्रित हो जाएंगे, जब ले लिए जाएंगे तो फिर पे कमीशन आराम से बैठकर दिल्ली में 8 सीपीसी की सिफारिशें तैयार करेगा। और जितने भी अधिकारी हैं जो नियुक्त करे जा रहे हैं, ये भी इनका कहीं ना कहीं सपोर्ट करेंगे। तो आप मान के लेके चल सकते हैं कि जिस तरीके से इन अधिकारियों का टेन्योर को आगे बढ़ाया जा रहा है 2027 तक का, तो इतना ही टाइम लगेगा 8 सीपीसी को लागू होने में। मैं मान के लेके चल रहा हूं 2027 और 2028 के बीच में, यानी अगले साल तक सिफारिशें दे दी जाएंगी सरकार को, और फिर 2 से 3-4 महीने में सरकार भी उसे अप्रूव कर लेगी। तो 2027 के एंड तक 2028 के शुरुआत में पहले 6 महीने में 8 सीपीसी को पूरी तरीके से लागू कर दिया जाएगा। तो दोस्तों एक नया लेटर था जिसकी जानकारी मैंने आपको यहाँ पे समझाई है, यानी कि अभी भी नियुक्तियां पूरी करी जा रही है, जो टेन्योर है वो आगे बढ़ाया जा रहा है इन अधिकारियों का, ताकि सही तरीके से 8 सीपीसी पर काम किया जा सके। चलते हैं दोस्तों लास्ट इंफॉर्मेशन की तरफ। अब दोस्तों एक और लेटर है मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर का, जिसका सब्जेक्ट है ऑफिस मेमोरेंडम है गाइडलाइन फॉर स्पेशल प्रोविजन टू सीजीएचएस बेनिफिशियरी एज 80 ईयर्स एंड अबव। जी हाँ दोस्तों, जिन पेंशनर की बेनिफिशियरी की एज 80 साल या फिर 80 साल से ऊपर है, तो उसी से संबंधित ये लेटर जारी करा गया था। अब दोस्तों इस लेटर को मैं आपको हिंदी में समझाऊंगा। इसका मुख्य विषय है, सब्जेक्ट है 80 वर्ष या फिर उससे अधिक आयु के सीजीएचएस लाभार्थियों के लिए विशेष सुविधाओं के दिशा निर्देश तय करना। जी हाँ दोस्तों, उनको सही तरीके से मेडिकल की सुविधाएं दी जा सके, तो उससे संबंधित ये लेटर है। जी हाँ दोस्तों, चाहे दोस्तों वो सीजीएचएस के बेनिफिशियरी हो या फिर ईसीएचएस के बेनिफिशियरी हो, तमाम पेंशनर्स मेडिकल फैसिलिटी लेते हैं, तो उनको सही तरीके से मेडिकल फैसिलिटी देना, यही मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ का उद्देश्य है। इस दस्तावेज के अनुसार 80 वर्ष से अधिक उम्र के बुजुर्गों को निम्नलिखित 4 मुख्य विशेष सुविधाएं दी गई हैं। जी हाँ दोस्तों, अब जो बेनिफिशियरी हैं उनको 4 सुविधाएं यहाँ पे दी गई हैं सरकार की तरफ से। अब दोस्तों क्या है ये 4 सुविधा, ये मैं आपको समझाता हूं यहाँ पे हिंदी में, ताकि आप सही से समझ पाए। बिना लाइन में लगे डॉक्टर से परामर्श, सीजीएचएस वेलनेस सेंटर में डॉक्टर से मिलने या फिर परामर्श लेने के लिए इन बुजुर्ग लाभार्थियों को कतार लाइन में खड़े होने की आवश्यकता नहीं होती। जी हाँ दोस्तों, आपको दवाइयां लेने के लिए या फिर डॉक्टर से मिलने के लिए, भले ही आप किसी हॉस्पिटल में हो, आपको लाइन लगाने की जरूरत नहीं है। सबसे पहले आपको ही प्राथमिकता दी जाएगी, सबसे पहले आप ही डॉक्टर से मिलेंगे। आपसे जो कम उम्र के हैं वो आपसे पीछे खड़े रहेंगे, लेकिन जिनकी 80 साल से ज्यादा है उनको फर्स्ट प्रायोरिटी मिलेगी अगर आप डॉक्टर से कंसल्टेशन करते हैं, परामर्श लेते हैं। फिर क्या लिखा है, फोन पर हाल चाल और होम विजिट। सीजीएचएस के डॉक्टर महीने में कम से कम एक बार फोन करके इन बुजुर्गों के स्वास्थ्य की जानकारी लेंगे। जी हाँ दोस्तों, एक बार आपने डॉक्टर को दिखा दिया, परामर्श ले लिया, उसके बाद ये डॉक्टर की जिम्मेवारी बनेगी कि वो आपसे कंसल्ट करेंगे, आपको फोन करेंगे और आपकी स्वास्थ्य संबंधी चीजों को पूछेंगे। यदि लाभार्थी सीजीएचएस वेलनेस सेंटर के 5 किलोमीटर के दायरे में रहता है तो डॉक्टर उनके घर जाकर भी स्वास्थ्य की जांच कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, अगर आप लाभार्थी हैं, अगर आपकी उम्र 80 साल या फिर 80 साल से ऊपर है, अगर आप परामर्श लेके आए हैं डॉक्टर से, तो दोस्तों उसके बाद अगर आपका घर सीजीएचएस वेलनेस सेंटर के 5 किलोमीटर के दायरे में आता है, तो दोस्तों फिर डॉक्टर आपके घर विजिट करेगा, आपके घर आएगा और आपके स्वास्थ्य की जांच करेगा। फिर मेडिकल क्लेम का प्राथमिकता का निपटारा करना, उनके मेडिकल बिलों या फिर दावों का निपटारा बिना बारी के सबसे पहले प्राथमिकता के आधार पर किया जाएगा। जी हाँ दोस्तों, जो आपके बिल हो गए, जो क्लेम हो गए, वो सबसे पहले उनका निपटारा होगा, यानी सबसे पहले आपको ही प्रायोरिटी दी जाएगी। सबसे पहले जितने भी आपके मेडिकल के बिल हो गए उन सब का क्लेम आपको दिया जाएगा, और वो भी सबसे पहले प्रायोरिटी के आधार पे। सबसे पहले आपको ही प्राथमिकता मिलेगी, चाहे बिलों का क्लेम करने से संबंधित हो या फिर अगर आप लाइन में लग के कोई परामर्श ले रहे हैं। फिर क्या लिखा है, पुराने डॉक्टर से ही इलाज जारी रखने की छूट, बढ़ती उम्र और डॉक्टर बदलने की कठिनाई को देखते हुए यदि कोई बुजुर्ग पहले से किसी ऐसे अस्पताल के विशेषज्ञ से इलाज करा रहा था तो सीजीएचएस के पैनल में शामिल नहीं है, तो वह उसी विशेषज्ञ से अपने आगे का इलाज जारी रखता है। जी हाँ दोस्तों, अगर आप किसी पुराने डॉक्टर से अपना इलाज करा रहे हैं तो प्राथमिकता वही आपको दी जाएगी
कि आप अपना इलाज पुराने डॉक्टर से ही कराएं। जरूरी नहीं है कि आप कोई नया डॉक्टर अपॉइंट करें अपने इलाज से संबंधित। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे साफ बता दिया है कि पुराने डॉक्टर से ही इलाज जारी रखने की आपको छूट मिलेगी। बढ़ती उम्र और डॉक्टर बदलने की कठिनाई को देखते हुए यदि कोई बुजुर्ग पहले से किसी ऐसे अस्पताल के विशेषज्ञ से इलाज करा रहा था जो सीजीएचएस के पैनल में शामिल नहीं है, तो वो उसी विशेषज्ञ से अपना आगे का इलाज जारी कर सकता है। जी हाँ दोस्तों, भले ही वो डॉक्टर उस लिस्ट में नहीं है तो आप पुराने डॉक्टर को भी चुन सकते हैं अगर आप पहले से ही उस डॉक्टर से इलाज करा रहे हैं। हालांकि इसके खर्चे का पुनः भुगतान सीजीएचएस की नए दरों के अनुसार ही होगा और दवाइयां सीजीएचएस के नियमों के तहत ही मिलती रहेंगी। तो दोस्तों, ये 4 पॉइंट है जिसका बेनिफिट आप ले सकते हैं। अगर कोई भी डॉक्टर या फिर हॉस्पिटल अप्लाई नहीं कर रहा इन पॉइंट्स को, तो डायरेक्टली दोस्तों आप ये लेटर मेरे से ले सकते हैं। ये दिखा सकते हैं डॉक्टर को या फिर किसी हॉस्पिटल में कि सबसे पहले हमें ही प्राथमिकता दी जाए, चाहे वो बिल का क्लेम करना हो, चाहे लाइन में परामर्श लेना हो डॉक्टर से, सबसे पहले आपको ही प्रायोरिटी मिलेगी जिनकी एज 80 या फिर 80 साल से ऊपर है। तो दोस्तों, ये कुछ जानकारियां थी जो मैंने आपको दी हैं, कुछ नए लेटर मैंने आपको समझाए। फिर भी कोई कंफ्यूजन है, कोई डाउट हो तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। ऐसी जानकारियां, नई जानकारियां आपको मिलती रहेगी इस चैनल के माध्यम से, वीडियो के माध्यम से। कोई नई जानकारी आएगी तो एक और वीडियो में आपके लिए लेके हाजिर हो जाऊंगा। तब तक के लिए वीडियो पे कंटिन्यू बने रहेगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलेगा। चैनल का नाम है रक्षित खन्ना। थैंक यू सो मच।